नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं, ठीक है। जितने लोग उपस्थित हो चुके हैं फटाफट आइए और सभी को ये वीडियो फटाफट शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। सुबह का वक्त है, उठने में थोड़ा दिक्कत होती होगी ना आप लोगों को। हाँ, तो जैसा कि आपको पता आज है 10 नवंबर। तो 10 नवंबर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसके अलावा जो इस नवंबर माह की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे पहले आज की 10 नवंबर की घटना के बारे में, ठीक है। चलिए एक पेज हम लोग सादा ले चुके हैं और इस पेज को चलिए तो जो सबसे पहले बात करते हैं कितने 10 नवंबर। आज है 10 नवंबर। 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को, ठीक है। चलिए ये तो बात थी आज का जो दिवस की, ठीक है। और सुनिए, मैं सभी कमेंट आज नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह सरप्राइज रहेगा सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ, इसका रीजन क्या रहा होगा, चलिए। कि मैं अभी जो कमेंट नहीं ध्यान दे पा रहा हूं उसका क्या रीजन था, उसका रीजन मिलेगा आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। हाँ, सभी लोग जो उपस्थित हो चुके हैं, ठीक है, सब फटाफट शेयर कर दीजिए और वीडियो फैला दीजिए, ठीक है। इसका रीजन जानने के लिए आपको लास्ट वाले क्वेश्चन पर कंसंट्रेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्यों सबके कमेंट आज नहीं पढ़ा हूं, ठीक है। गुड मॉर्निंग तो मैंने बोल दिया, लेकिन सबके क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा हूं या कमेंट नहीं देखा, उसका रीजन क्या था। लेकिन आप लोग आंसर जरूर देते रहिए। आप लोग क्या आंसर जरूर देते रहेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं जो नवंबर माह की घटनाएं हैं। मैं बात करता हूं 1 नवंबर, फिर बात करूंगा 9 नवंबर, फिर बात करूंगा मैं 15 नवंबर की बात। सर ये 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर लिखे कहां हैं? बता रहे हैं जो 1 नवंबर को जो था, हाँ ठीक, जो मध्य प्रदेश राज्य था, ठीक है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर बात करेंगे पहले 2000 की, फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश की। चलिए कुछ आइडिया लग रहा है? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य काट करके एक नया राज्य बनाया गया। कौन सा बनाया गया? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य बनाया गया? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब है? ये 1 नवंबर को थी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 9 नवंबर। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश को काटकर बनाया गया था उत्तरांचल। उत्तरांचल जो बाद में बना क्या? उत्तराखंड। आज किस रूप में जानते हैं? उत्तराखंड के रूप में हम लोग जानते हैं। उत्तरांचल को क्या किस रूप में? वर्तमान में हम उत्तराखंड के रूप में जानते हैं। वो कब गठित हुआ? वो गठित हुआ 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तरांचल या उत्तराखंड का निर्माण किया गया, ठीक है। चलिए अब आती है 15 नवंबर। 15 नवंबर को बिहार राज्य को काट करके एक अलग राज्य क्या बनाया गया? झारखंड बनाया गया। तो झारखंड का स्थापना दिवस कब है? 15 नवंबर है, वो आने वाला है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई सबको? थम करिए, सब लोग समझ में आ गए ना? तो कमेंट जरूर करते रहिए। हाँ, कमेंट ना पढ़े एक बात अलग है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम पहचाना था? कौन से ऐसे खोजकर्ता थे जो पूर्व हड़प्पा संस्कृति और पश्चिमी हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता दोनों को पहचाना था और उनकी समानताओं पर डिस्कस किया था? मेन बात थी, ये बात कर रहे हैं दरअसल स्थान कौन सा। पहले हम लोग ये बात करेंगे, इसके बाद पता चल जाएगा हाँ इसका मतलब ये रहा होगा। तो हम बात कर रहे हैं कालीबंगा की। बात कर रहे हैं किसकी? कालीबंगा। कालीबंगा मतलब क्या है?
काले रंग की चूड़ी, इसका अर्थ होता है काले काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, चलिए। इसकी खोज हुई थी 1952 में। खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। कौन थे? अमलानंद घोष थे। इन्होंने, और जो कालीबंगा है, इन्हें पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति दोनों के गुण मौजूद हैं। दोनों के गुण क्या हैं? मौजूद हैं। आप देखे होंगे जो हड़प्पा संस्कृति है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उसमें जो कालीबंगा स्थान है, कालीबंगा स्थान, उसे क्या मिला? जुता हुआ खेत मिला। क्या मिला? क्या क्या मिला है? जुता हुआ खेत के साक्ष्य में, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले और दुर्गीकरण मिले हैं। ठीक है, क्या मिला? दुर्गीकरण, पक्की सड़कें मिली हैं, पक्की सड़कें मिले हैं। और यदि आप हड़प्पा सभ्यता नहीं पढ़े हैं तो हड़प्पा सभ्यता का एक वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ा होगा, अब देख लीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति से सभी जो डायमेंशन है आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हड़प्पा, वैदिक काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, चारों वीडियो पढ़े होंगे आप लोग। क्या करें? उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और क्या मिला है? यज्ञ वेदिका के भी निशान मिले। क्या? यज्ञ वेदिका, यज्ञ वेदिका के, आप जहां जिसमें यज्ञ नहीं करते, चौकी बनाते हैं ना, उसी के भी के सच मिले। कहां से मिले? कालीबंगा से। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं रखालदास बनर्जी, दयाराम साईं, जान मार्शल कौन थे? जान मार्शल कौन थे? जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, इसकी खुदाई क्या थे? ये निदेशक थे। क्या थे? निदेशक थे। डायरेक्टर कौन थे? जान मार्शल साहब के, इनके ही निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई। और ये सिंध घाटी सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व स्तर पर किसने पहुंचाया? किसने? जान मार्शल। किसने पहुंचाया? जान मार्शल ने पहुंचाया। ठीक है, तो जो रखालदास बनर्जी हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो खुदाई की। किसकी? मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो। ठीक है ना, कब? 1922 में। और रखालदास बनर्जी 1921 में किसकी? हड़प्पा स्थानीय क्या की? खुदाई की। ये कहां पर है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन आ गया, सबको समझ में आ गया ना? कमेंट करिए, सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड। चलिए अगला, ये ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी को नदीतमा कहा जाता है? किसको? नदीतमा। नदीतमा का मतलब क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ। क्या? सबसे श्रेष्ठ। नदीतमा का मतलब क्या है? सबसे श्रेष्ठ। किस नदी को कहा गया है? झेलम को, रावी को, व्यास को या सरस्वती को? किसको कहा गया? बताइए, किसको कहा गया? नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी किसे कहा गया? सर्वश्रेष्ठ नदी कहा, किसको कहा गया? सबसे श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ नदी किसको कहा गया? बताइए, किस किस नदी को कहा गया? कहा गया सरस्वती। कमेंट करते रहिए, किसको? सरस्वती नदी को कहा गया। ठीक है, बात समझ आ गई ना? किसको कहा गया? सरस्वती नदी को कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं, बहुत सारी नदियां हैं, उनके वैदिक नाम है। ठीक है, और एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, जो वैदिक ग्रंथों में 31 नदियों की चर्चा की गई है। कितने? 31 नदियों की, जिनमें से ऋग्वेद में कितने? लगभग 25 नदियों की चर्चा है। ऋग्वेद में 25 नदियों की चर्चा मिलती है। ठीक है, और कुछ नदी हैं जिसे क्वेश्चन आ जाते हैं, नदी का नाम दे देगा, उनके प्राचीन नाम क्या है, या ऋग्वैदिक नाम क्या है, या प्राचीन नाम क्या है, उन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे मैं कुछ लिख दिया हूं, जैसे विपाशा किसको कहते हैं? व्यास नदी क्या कहते थे? वैदिक काल में विपाशा किसको कहते थे? वर्तमान में व्यास को। वर्तमान में नाम क्या है? व्यास, उसको वैदिक काल में विपाशा कहते थे। ठीक है, ये विपाशा वसु नहीं है। ठीक है, एक्ट्रेस नहीं है ये बात। जो झेलम किसको? वितस्ता, जो वर्तमान की झेलम है, वैदिक काल में क्या बोलते थे? वितस्ता बोलते थे। जो वैदिक काल में अस्कनी थी, वर्तमान में क्या बोलते हैं? चिनाब बोलते हैं। वर्तमान जो सरस्वती है, इसको बोलते हैं घग्गर हाकरा। ठीक है, चलिए क्रुम, कुर्रम, गोमती क्या बोलते हैं? गोमल, वर्तमान गोमल, पहले गोमती। सुवास्तु, स्वातंत्रिक स्वास्थ्य बोलते हैं। ठीक है, अब आ गई कुछ इधर भी नदियां हैं। विपाशा, व्यास हो गए, रावी, अस्कनी बोलते, अस्कनी चिनाब को बोलते थे ना, अस्कनी चिनाब को, इसको बोलते हैं पैसुणवी,
रावी क्या बोलते थे? रावी को परसुणवी बोलते थे, परसुणवी, क्योंकि इसके किनारे हुआ था एक युद्ध हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, 10 राग का युद्ध। किसका? 10 राग युद्ध। किस राज्य के किनारे? रावी या परसुणवी नदी किनारे 10 राग युद्ध हुआ था। तो इन नदियों में परसुणवी परसुणवी किसका है? यह है रावी। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? 10 राग युद्ध। और कहा इस युद्ध का वर्णन है? यह है ऋग्वेद में इसका वर्णन। किसमें है? ऋग्वेद में वर्णन है। चलिए, सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला चलते हैं, तीसरा नंबर। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महिला तीर्थंकर, अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशनल, हु अमंग द फॉलोइंग तीर्थंकर वाज अ वुमेन। अर्थात कह रहा है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से महिला तीर्थंकर थे? चलिए, सुमितनाथ, शांतिनाथ, मल्लिनाथ या अरिष्टनेमी। ठीक है, जब मैं जैन धर्म पढ़ाया, इसको चिल्ला चिल्ला के बताया था। और ठीक है, जैन धर्म और जैन जितने 24 तीर्थंकर है, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, एक आपको श्लोक भी याद कराया था, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, ऐसा कुछ याद कराया था ना मैंने, पूरा श्लोक आपको याद कराया था। और उसमें 24 तीर्थंकर और उनके जो प्रतीक चिन्ह है उस पर मैंने विस्तृत चर्चा की थी। ठीक है, यदि आप नहीं देखें तो उसको देख जरूर लीजिएगा। और जो 10 बजे की क्लास होती है ना पॉलिटिक्स, उसको करना मत भूलिए, संदीप सर क्लास लेते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है ना? चलिए, कमेंट में सबके देख रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, ये कोई नहीं कहे सर जी कमेंट नहीं देख रहे, देख सब कह रहा हूं, बस जवाब नहीं दे रहा हूं। ठीक, जवाब क्यों नहीं दे रहा हूं, इसका उत्तर मिलेगा आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सुमितनाथ, शांतिनाथ, मल्लिनाथ। पहले इसकी बात कर लेते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो महिला तीर्थंकर कौन है? जो 19वें नंबर की तीर्थंकर थे, क्या थे? मल्लिनाथ। 19वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? मल्लिनाथ। इन्हें श्वेतांबर परंपरा कहती है कि ये क्या थी? एक महिला तीर्थंकर थी। जबकि जो दिगंबर परंपरा है, जो दिगंबर परंपरा कहती है कि कोई भी महिला क्या कहते हैं, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती है, अर्थात जो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती है, तो इसलिए कोई महिला तीर्थंकर नहीं है। और जो मल्लिनाथ है, मल्लिनाथ जो मल्लिनाथ हैं, ये क्या है? 19वें तीर्थंकर को क्या मानते हैं? ये पुरुष मानते हैं। ठीक है, तो मल्लिनाथ में चलता है मल्ल युद्ध, अर्थात दोनों में क्या है? मतभेद है। दिगंबर कहते हैं ये मल्लिनाथ पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर कहते हैं मल्लिनाथ 19वें नंबर क्या थी? महिला थी। काहे कहते कि ये कहते श्वेतांबर परंपरा में महिलाएं भी क्या पा सकती हैं? मोक्ष पा सकते हैं, लेकिन दिगंबर कहता है महिलाएं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, इसलिए ये पुरुष तो नहीं होंगे, ये क्या थे? महिला थे। सॉरी, ये महिला तो नहीं हो, क्या हो? पुरुष हो सकते हैं। ये कह रहे हैं महिला पुरुष सभी पा सकते हैं, तो ये क्या थी? महिला थी। अब इनका झगड़ा है भैया, अब डीएनए टेस्ट कौन कराए? आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैं तो आपको केवल पढ़ा सकता हूं। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं अरिष्टनेमी कहें। चलिए, अरिष्टनेमी थे, ये 22वें तीर्थंकर हैं। ये किसे कभी क्वेश्चन पूछे, ये कृष्ण के समकालीन है, कहा जाता है। जो अरिष्टनेमी थे, ये कृष्ण के चचेरे भाई थे। क्या? कृष्ण जी के क्या है? चचेरे भाई माने जाते हैं। कौन है? अरिष्टनेमी, जो 22वें तीर्थंकर हैं। इनको क्या माना जाता है? ये कृष्ण भगवान के चचेरे भाई हैं। समझ रहे? अरिष्टनेमी कौन है? चचेरे भाई माने जाते हैं। ठीक है, और कुछ? ठीक है, अब आते हैं सुमितनाथ पर। सुमितनाथ कौन थे? ये 5वें थे। 5वें कौन थे? सुमितनाथ थे। और 16वें नंबर के शांतिनाथ थे। चलिए, नंबर याद कर लीजिएगा। और ये जैन धर्म नहीं पढ़े तो वीडियो पढ़ा है, उसको पढ़ जरूर लीजिएगा। पूरा जैन धर्म या बौद्ध धर्म से जो भी सवाल होंगे एकदम हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे?
1857 की क्रांति पढ़ाया मैंने, ठीक है, तो उसमें था। चलिए 19वीं नेटिव इन्फेंट्री या 25 नेटिव इन्फेंट्री या 34वीं या 49वीं, बताइए। तो किस नेटिव इन्फेंट्री सिपाही थे? हुए थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे? सिपाही थे। और इन्होंने विद्रोह कब किया? विद्रोह कब किया? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर कहां पर? ये बंगाल में, ठीक है, बंगाल में, मुरादाबाद के पास है बैरकपुर, बंगाल में था। चलिए अब कब किया? 29 मार्च 1857। कारण क्या था? वही चर्बी वाले कारतूस, ठीक, तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। कारण तो बहुत थे, लेकिन तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग, ठीक है। कहा जाता था कि गाय और सुअर की चर्बी उसमें मिली हुई है, ठीक है, तो तत्कालिक कारण 1857 क्रांति का वो था, ठीक है। और फिर इनको जब सर्जेंट को, अपने सर्जेंट को जो जनरल था उसको गोली मार देते हैं। इसके बाद इनको पकड़ लिया जाता है। फिर 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी जाती है, फांसी की सजा दे दी जाती है। किसको? 8 अप्रैल को। किसको? मंगल पांडे जी को, ठीक है। तो पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे चलता है, मेरठ से उठता है 10 मई को मेरठ में उठता है। और प्रतीक चिन्ह क्या होता है? कमल और रोटी, ठीक, प्रतीक चिन्ह क्या होता है? कमल और रोटी। और फिर 10 मई को, फिर 11 मई को आते हैं दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर होते हैं, बड़े बुढ़े आदमी थे, बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया जाता है। इसके पश्चात 12 तारीख को दिल्ली पर पूरा कब्जा हो जाता है। जो बहादुर शाह जफर है, उनकी तरफ से जो उनके सेनापति थे वक्त खां, वास्तविकता उन्होंने निभाई और पूरे जो सेना थी उसका नेतृत्व किया। बाद में दुखद यह था 20 सितंबर 1857 को दोबारा अंग्रेज क्या करते हैं? दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। और बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र और 1 पोते को लाल किला के सामने जो जनरल हडसन होते हैं वो क्या गोली मार देते हैं, गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और बहादुर शाह जफर को भेज देते हैं कहां? रंगून, ठीक है, जहां से गाना बना है ना। कौन सा गाना है? मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। चलिए अगला 5वां नंबर है। अच्छा आप लोग बताइए, क्लास करने में मजा आ रही है ना? कैसे कमेंट नहीं पढ़ रहे, मजा तो आ रही है। चलिए, कमेंट ना पढ़ने का रीजन है अंतिम क्वेश्चन, ठीक। अंतिम क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, लेकिन अभी कोई चर्चा नहीं होगी, सीधा पढ़ाई पर मुद्दा होगा। चलिए 1857 के नेताओं की सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को दिए गए हैं, उनसे संबंधित क्या करना है? क्षेत्र को मिलाना है। चलिए 1857 क्रांति के नेता हैं कुंवर सिंह, हजरत महल, खान बहादुर खान, मौलवी अब्दुल्ला। सूची सेकंड में उनके स्थान का कहां इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, कहां किया देख लीजिए। कुंवर सिंह ये किए बिहार में। सोचिए बिहार तो ऑप्शन नहीं है। अरे भैया बिहार में जगह है जगदीशपुर, वो पड़ती है आरा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पड़ती है? आरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हाँ ठीक है। कुंवर सिंह कहां? आरा बिहार, या कहीं पटना भी दिया हो तब भी आप मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हजरत महल ये कहां है? दिल्ली में, दिल्ली का है नाम, लखनऊ। ये कौन थी? हजरत महल थी वाजिद अली शाह की पत्नी, वाजिद अली शाह जो वहां के नवाब थे उनकी पत्नी थी। वाजिद अली शाह को 1856 में कुशासन के आधार पर इनको गद्दी से उतार दिया, नवाबी हटा दी जाती है। किसके? जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। इनके पुत्र को गद्दी नहीं दी जाती, क्या नाम होता? ब्रिजेश कादिर। तो इसी के कारण बेगम हजरत महल 1857 क्रांति में भाग लेते हैं और विद्रोह कर देते हैं। चलिए खान बहादुर खान बताइए, खान बहादुर खान कहां है? बरेली। खान बहादुर खान कहां है? बरेली। और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। मौलवी अहमदुल्ला क्या है? फैजाबाद। देख लीजिए, 1 का 3 फिर B का 4, तो मिल गया ऑप्शन C, ठीक है। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई ना? चलिए गुड। बहुत समझदार आप लोग हो गए, ठीक है, समझदार तो बहुत हो गए। चलिए 6वां नंबर है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया लेकिन उसके परिणाम नहीं देख सके? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, समर्थन किया 1 अगस्त 1920 को। समर्थन तो किया, किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया?
बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन 1 अगस्त को ही इनकी क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो समर्थन तो किया, लेकिन अब असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या रहा आपको पता है। 4 फरवरी घटना, 4 फरवरी 1922, कौन सी घटना, चौरी चौरा। चौरी चौरा घटना हुई कहां, हो गोरखपुर में। ठीक है, आप जो करें सर जी 5 फरवरी हम तो पढ़े हैं, सुनिए बहुत सारी किताबें 5 फरवरी देती हैं, 4 फरवरी, सुनिए जो अब प्रमाणित है वो 4 फरवरी ही है। ठीक, तो मान लीजिए 4 फरवरी। चलिए, तो गोरखपुर में घटना हुई, और फिर 12 फरवरी किसको, 12 फरवरी को बारदौली में एक सभा बुलाई जाती है, और महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को क्या कर लेते हैं, असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो इनके बाद तो यहां हो गई थी अर्थात 1920 में, लेकिन असहयोग आंदोलन का परिणाम निकलता है 1922 में। इसलिए असहयोग आंदोलन का समर्थन तो करते हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं देख पाते। कौन है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन, बताइए। स्वराज पार्टी, और सुनिए स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया, देखो असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया तो बहुत सारे नेताओं में क्या हो, मतभेद हो गए। जब मतभेद हो गए तब कौन, CR दास और कौन, मोतीलाल नेहरू ने कब, 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को क्या बदलते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, CR दास अध्यक्ष बनते हैं और मोतीलाल नेहरू महासचिव, और अन्य सदस्य तेज बहादुर सप्रू जी भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है, CR दास। ठीक है, चलिए CR दास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया है। इंडिया काउंसिल को किसने समाप्त किया, देखिए पार्लियामेंट सुधार में क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन कब हुआ, पार्लियामेंटो सुधार 1909। ठीक है, ये इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसमें क्या हुआ, डायरकी था, द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। ठीक, डायरकी 1919। ठीक, जो भारत परिषद अधिनियम था, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसके तहत जो द्वैध शासन होता है, अर्थात जो राज्यों में द्वैध शासन होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है, और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई जाती है 1935। और 1935 जो हमारा संविधान है, 1935 के अधिनियम से आधी ज्यादा चीजें कहां से ली गई हैं, 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। ठीक है, चलिए और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इससे में क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भारत स्वतंत्र हुआ, और बहुत दुखद समाचार यह था कि 2 राष्ट्रों का विभाजन भी हुआ। ठीक है, चलिए अगला है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया। जब विभाजन हो रहा था उस समय प्रतिनिधित्व किसने किया। ठीक है, चलिए अबुल कलाम आजाद, सुने जो अबुल कलाम आजाद थे ये विभाजन परिषद के सदस्य नहीं थे, लेकिन इन्होंने विभाजन क्या किया, इन्होंने विरोध किया था। चलिए, तो प्रतिनिधि कौन थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के क्या थे, ये अध्यक्ष थे उस समय, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए तो कौन, 2-3। ठीक है, चलिए तो कमेंट रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, कमेंट बाजी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसका आंसर, सबका आंसर मिलने वाला है, मिले कब, लास्ट वाले क्वेश्चन में। चलिए, जब कैबिनेट मिशन 1986 में भारत आया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का निर्माण किया गया। क्या, संविधान सभा का निर्माण किया गया, कैबिनेट मिशन के तहत ही
सर पैथी लॉरेंस अध्यक्ष है, हाँ पैथी लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन आया और इसी के तहत संविधान सभा गठन किया गया। अब ये नहीं पूछा है उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, उस समय थे जेबी कृपलानी। कौन से? जेबी कृपलानी। ठीक है, चलिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनको पता है 1923 में इन्होंने भागीदारी की, 1923 में भी, फिर 1940 से लेकर 1946 तक ये अध्यक्ष रहे। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद रहे। ठीक। सरोजिनी नायडू तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की, और सबसे पहली महिला जब अध्यक्ष पूछे तो बता दीजिएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए। जवाहरलाल नेहरू तो आपको पता है, लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। चलिए, अब लदांग किससे संबंधित? जो लदांग वर्ड है, सुनिए, लदांग दरअसल क्या है? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। ठीक है, क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अर्थात इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। इसे हम लोग बोलते हैं झूम कृषि। क्या बोलते हैं? झूम कृषि। लदांग क्या है? लदांग है झूम कृषि। और अन्य देशों में जो झूम कृषि को या स्थानांतरित कृषि को या शिफ्टिंग कल्चर को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है, मैंने लिस्ट दे दी है। देखिए, श्रीलंका में क्या बोलते हैं? चेना या चन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेना या चन्ना कहेंगे हम। किसको? इसी शिफ्टिंग कल्चर को या झूमिंग कृषि को श्रीलंका में क्या बोलते हैं? चेना या चन्ना बोलते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोनेशिया एवं मलेशिया में इसको लदांग बोलते हैं, लदांग या हुमाह बोलते हैं। ठीक है। मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा। क्या? मेक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या बोलते हैं? इसको मिल्पा बोलते हैं। वियतनाम में रे बोलते हैं, म्यांमार में तोंगया बोलते हैं, और मध्य अफ्रीका में भी क्या बोलते हैं? मिल्पा ही बोलते हैं। और सुनिए, भारत में क्या बोलते हैं? भारत और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? भारत और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? झूम कृषि ही बोलते हैं। भारत में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं झूम कृषि। और भारत के अन्य हिस्सों में भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार में अलग नामों से जाना जाता है। तो बताइए, अंडमान निकोबार में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? आप बताइए। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? और एमपी और राजस्थान में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट करके बताएं, हमको कमेंट करके बताएं। चलिए, दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित गोल्डन ट्रायंगल विश्व स्तर पर किसके लिए जाना जाता है? गोल्डन ट्रायंगल बहुत खतरनाक है। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन आता है पता है? गोल्डन ट्रायंगल पता है कौन? म्यांमार, मैं आपको बता ही दे रहा हूं। चलो, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ये बनाते हैं क्या है? एक बनाते हैं ट्रायंगल। क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं त्रिभुज। और ये सबसे खतरनाक इलाका है। काहे के लिए भैया? नशाखोरी के लिए। और ये कहाँ उत्पादन क्या होता है? यहाँ होता है अफीम उत्पादन। गोल्डन ट्रायंगल काहे के लिए प्रसिद्ध है? यह अफीम उत्पादन के लिए। काहे के लिए? आप गोल्डन से ये दिमाग ना लगा लीजिए कि सोना खनन होगा यहाँ। सोना होना नहीं, ये अफीम उत्पादन होता है। ठीक है ना? अफीम उत्पादन किस संबंधित है? समझे? गोल्डन ट्रायंगल। देश कौन है? ये देखिए, ये तीनों देशों का नाम याद रखिए कि गोल्डन ट्रायंगल किन किन देशों से मिलकर बना होता है और ये काहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पोख्ता होता है ना, पोख्ता बोलते हैं। ठीक है, वो अफीम उत्पादन के लिए है। ठीक है, चलिए अगला है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को मिलाना है। ये सूचियों सवाल आ गया। कौन सी सूची है भैया? ये जनजातियों की सूची है। एक तरफ जनजाति दिया है, एक तरफ किस क्षेत्र में पाई जाती है वो दिया है। चलिए, किर्गिज, बुश्मैन तो आपको पता होगा, और चाहे जो पता हो ना हो, ये बुश्मैन मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा। बताइए, सब लोग बताइए, बुश्मैन बता दीजिए। बुश्मैन पता है? कालाहारी मरुस्थल है ना, कालाहारी बुश्मैन कालाहारी। तो बी का 4 मालूम कुछ नहीं आपको? तो बी का 4 कहीं देख सकते हैं? बी का 4 यहां नहीं है, कट में बी का 4 लो। कितना सिंपल आंसर निकालने का तरीका है। जो आपको पता उसको लगाइए, बाकी खत्म करिए। ठीक है, तो अब क्या? किर्गिज मध्य एशिया,
ठीक है। आइनू, यहां थोड़ा ये वर्ड आप जान जाएंगे तब समझ आइनू लग रहा है इस टाइप का वर्ड कहां जापानी या चाइना टाइप के वर्ड हैं तो जापान होगा। बेदुइन, बेदुइन कहां, ये अरब का है, बेदुइन कहां, अरब के, अर्थात विकल्प नंबर सी इज राइट। ठीक है ना, विकल्प नंबर सी इज राइट। ठीक है ना। अगला है पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र अर्थात जहां पर पानी की बारिश नहीं होती है, वो ऐसा एकदम ड्राई इलाका है। आप चले जाएंगे, आपकी जो स्किन है, जो नमी है, एकदम ड्राई हो जाएगी। ठीक है, इस सबसे पृथ्वी का सबसे शुष्क, बताइए कहां है? अरेबियन मरुस्थल या अटाकामा, गोबी या थर मरुस्थल? अटाकामा ये कहां पता है? ये है उत्तरी चिली में। कहां है ये? उत्तरी चिली, उत्तरी चिली। अब आंसर आ जाना चाहिए, उत्तरी चिली में है और यहां 0.1 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। अटाकामा मरुस्थल कहां पर है? उत्तरी चिली अर्थात दक्षिण अमेरिका में। कहां है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी चिली में है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सहारा। सहारा कहां है? ओ सहारा तो कैसे है ही नहीं है, सहारा हम बता दो। जब सेकेंड नंबर की बात आए, सेकेंड ड्राई स्थान तो है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल सेकेंड ड्राई स्थान कौन है? सहारा मरुस्थल। ठीक है, बड़ा अभी है सहारा मरुस्थल। आपको गोबी कहां है? गोबी मरुस्थल है मंगोलिया, मंगोलिया एवं चीन, उत्तरी चीन वाले इलाके। मंगोलिया और चीन के मध्य कौन है? गोबी मरुस्थल। और थार मरुस्थल पता है आपको? यह है भारत पाकिस्तान के मध्य। भारत पाकिस्तान में कौन है? ये थार का मरुस्थल है। भारत पाकिस्तान में क्या है? थार का मरुस्थल है। ठीक है, चलिए अब जो अरेबियन मरुस्थल ये तो कई कई देशों में फैला, जैसे सऊदी अरब, कहां? सऊदी अरब, ओमान, यूएई, ठीक है, ओमान, यूएई, ठीक है, कतर, इराक, बहुत जन, कतर, इराक, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, इराक, ये सभी देशों में कौन कौन मरुस्थल है? यह है अरेबियन मरुस्थल अर्थात। ठीक है, ठीक है, अरेबियन जो कंट्री है वहां पर फैला कौन सा? सबसे ज्यादा सैंड यहीं पर पाई जाती है अरेबियन मरुस्थल में। ठीक है, चलिए आप लोग सुस्त पढ़ने लगे क्या? सुस्त नहीं पढ़ना है, आप लोग सुस्त नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाँ फटाफट कमेंट करते रहिए। और कमेंट न जवाब देने का केवल एक रीजन है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? कौन सा लास्ट क्वेश्चन है जो आपको सर जवाब देने से मना कर रहा है? वो जवाब देने से जो मना कर रहा है ना, जो आपके कमेंट आ रहे हैं ना, जवाब देने से जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको धैर्य बना के रखिए। देखिए क्यों आपके जो अंदर सुगबुगाहट है उसको इसने रोक के रखा है। क्यों रोक के रखा? अब देखिए, पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल की परतों और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जानो उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, पेन चेंज कर लेता हूं, ये सही क्या है? बोलते क्षोभ, अरे यही पे चले, क्या है? इसको बोलते क्षोभ मंडल। अरे हो चले यार भाई, चलिए यह क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल में सुनिए, जो आप मौसमी घटनाएं देख रहे हैं ना, आप देखते हैं बारिश, सर्दी, गर्मी, ये सब मौसम आप देख रहे हैं ना, ये क्षोभ मंडल में ही होते हैं। कहां होते हैं? ये क्षोभ मंडल में ही होते हैं। ठीक है, कहां होते हैं? ये क्षोभ मंडल में होते हैं। एक सेकंड रुक जाइए आप। चलिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कहां होते हैं ये क्षोभ? जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं कहां होती हैं? ये क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं होती हैं। चलिए, तो मौसमी घटनाएं संबंधित किससे? ट्रोपोस्फेयर अर्थात क्षोभ मंडल से। ठीक है, अगली बात आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कहां है? इसको बोलते हैं, यहां पर पाई जाती है कौन? ओजोन परत। समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं समताप मंडल। और समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? इसको लिख सकते हैं समताप मंडल। और समताप मंडल में पाई जाती है कौन सी? ओजोन परत। ये भी सही है, 1 2 3 1 2 हो गया। आयनोस्फेयर, रेडियो तरंगों का पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तन, ये पाया जाता है आयनोस्फेयर में।
और आयनोस्फीयर में एक सबसे बड़ी घटना होती है, ये ध्रुवीय प्रकाश की आयनोस्फीयर में ही होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरोरा। क्या बोलते हैं, अरोरा। अरोरा। और आपसे क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए, आपसे क्वेश्चन ये है, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस घटनाएं किन किन ध्रुवों पर होती, उत्तरी ध्रुव में कौन सी घटना होती, दक्षिणी ध्रुव में कौन सी घटना होती, आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। 1 2 3 सही है, ये गलत है, मेसोस्फीयर में नहीं होती। चलिए 1 2 3 था, विकल्प नंबर सी इज राइट। चलिए टेलर वैली कहां, कौन सी टेलर वैली कहां, टेलर वैली ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका, कहां है टेलर वैली, कहां है बताएं। तो कहां है, अंटार्कटिका में। कहां है, अंटार्कटिका। तो ये सबसे, तो 3 वहां ड्राई वैलीज हैं, कहां 3 ड्राई वैलीज हैं, तो सबसे खतरनाक कौन है, टेलर वैली। ठीक है, टेलर वैली वहीं पर है। चलिए ठीक, चलिए अब आता है 17 नंबर। 17 नंबर है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, विश्व का, भारत का नहीं, जो आप बता दें, कुंचिकल झरना। कुंचिकल कहां है, आप कमेंट बताइए, और किस नदी पर बना है। चलिए कौन सी नदी बहती है, कुंचिकल झरना। चलिए वो बात की बात है, पहले देखिए विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन, नियाग्रा, सेंट एंजल, रिबन या तुगेला, बताइए फटाफट बताएं, कौन सा झरना है सबसे ऊंचा। ठीक है, कौन है, इसको एंजल जलप्रपात बोलते हैं, या साल्टो एंजल, या एंजल भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहां है, ये है वेनेजुएला। कहां है, वेनेजुएला। कहां पर है, वेनेजुएला में है। ठीक है, कहां है, वेनेजुएला। कितनी ऊंचाई है, यह है लगभग 979 मीटर। कितनी है, 979 मीटर है। ठीक है, नियाग्रा कहां पर, नियाग्रा जलप्रपात है जो अमेरिका और कनाडा के मध्य, नियाग्रा यूएसए और कनाडा के मध्य है। फिर रिबन कहां, रिबन भी कहां, यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में ही है। अब आप बताइए तुगेला कहां, तुगेला पता है, तुगेला कहां है भैया, दक्षिण अफ्रीका में है तुगेला, लगता है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में तुगेला है। ठीक है, चलिए विश्व का सबसे, साल्टो एंजल या एंजल जलप्रपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंजल जलप्रपात। चलिए डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज करने वाले और हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हुए वैज्ञानिक कौन थे, बताएं। और इंफॉर्मेशन ये है कि आपको जितने अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं, शुरू से लेकर अभी तक काफी वीडियो हो गए होंगे, आप देखे होंगे, प्लेलिस्ट तो बनी ही है, तो सभी की पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ कॉपी आपको उपलब्ध हो जाएगी। कहां पर, ऐप में मिलेगी, द प्रयागराज इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उस पर सभी की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, सभी की पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। ठीक है, चलिए, और इसकी पीडीएफ लेना हो तो मैं अभी लास्ट में क्यूआर कोड जनरेट कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगी। चलिए सभी मिल जाएंगी, जितनी मैंने अभी तक कराया है, इवन आज वाली भी सब मिल जाएंगे आपको। क्या मिल जाएंगी, सभी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए तो अब ये बताइए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स क्लास चल रही है, मैं इसमें फुल डिटेल व्याख्या नहीं करूं, क्योंकि फुल डिटेल व्याख्या हो चुकी है। कहां, हाँ कहां होती है, वो शाम को 7 बजे वाली क्लास में। कहां होती है, शाम को 7 बजे वाली क्लास में होती है। ठीक है, हाँ शाम को 7 बजे वाली क्लास में होती है। चलिए तो कौन है, जेम्स डी वाटसन। कौन है, जेम्स डी वाटसन है। मैं यहां फुल डिटेल व्याख्या नहीं कराऊंगा। चलिए क्या नहीं कराऊंगा, क्योंकि कल जो 7 बजे वाली क्लास थी उसमें पूरी डिटेल्ड व्याख्या हो चुकी है। ठीक है, चलिए जो सैटरडे वाली क्लास थी ना संभवतः, उसमें पूरी डिटेल्ड व्याख्या हो चुकी है, तो आप देख लीजिएगा 8 नवंबर वाली क्लास। चलिए, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिकी कंपनी GASI के साथ मिलकर भारतीय सेना के लिए मेल RPAS ड्रोन बनाने के लिए साझेदारी की है, तो कौन है, हाल के साथ किया है, या लार्सन एंड टुब्रो अर्थात LNT के साथ, या DRDO के साथ, या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अर्थात बेल के साथ, बताइए तो किसके साथ की है, लार्सन एंड टुब्रो अर्थात LNT के साथ। ठीक है, चलिए अगला है, स्पेस में सोलर
पावर्ड एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए गूगल के गूगल के प्रोजेक्ट का नाम क्या बताइए। कल बहुत लोग कह रहे थे, जैसे रवि पांडे जी तुरंत दिए कि हाँ ये तो सोच रहे थे, क्या थे, सन कैप्चर, क्या सन को कैप्चर करना है, कौन है, सोलर स्पेस। चलिए कौन है, सन कैप्चर। अगला है पर्यावरण के युद्ध और सशक्त संघर्ष में शोषण को रोकने का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, आज से 4 दिन पहले मनाया जा चुका है। कौन है, इसको बोलते हैं 6 नवंबर। कौन है, 6 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे आपका जो क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन की बारी आने वाली है। मैं क्यों आपके कमेंट नहीं पढ़ा, लेकिन कमेंट आपको करना है। क्यों नहीं कमेंट पढ़ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना। हाँ, और सभी का जो सवाल होगा, जो भी सवाल होगा क्वेश्चन कर लीजिएगा, और जवाब आपको टोटली जवाब मिल जाएंगे 11 तारीख को, 11 नवंबर को सुबह 8 बजे। यही वाली क्लास जो 8 बजे क्लास देख रहे हैं ना, इसी क्लास में सभी के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए राज्यसभा के सदस्य निम्नलिखित में से किससे जुड़े नहीं होते, अर्थात ऐसी कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। देख, जो लोक लेखा समिति है उसमें होते हैं 22 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं, उसमें होते हैं 22 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं। लोकसभा से कितने होते हैं, लोकसभा से होते हैं 22 और राज्यसभा से होते हैं 7। ठीक है, चलिए जो और लोक उपक्रम समिति है, इसमें भी कितने, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, और लोकसभा से कैसे हो गया, उल्टा होगा ना। हाँ, ये होते हैं 15, सॉरी 15 7 22। ठीक, 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, अरे तेरी की मैं उल्टा ही लिख रहा हूं। चलिए लोकसभा से कितने, 15 और राज्यसभा से 7, 7 5 12 22। ठीक है, अब जो एस्टीमेट कमेटी है, अनुमान समिति, क्या बोलते हैं, एस्टीमेट कमेटी या अनुमान समिति। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 केवल कहां से होंगे, केवल लोकसभा, कहां से होंगे, केवल लोकसभा से होंगे। 30 सदस्य कहां होंगे, लोकसभा से होंगे। तो विकल्प नंबर सी अर्थात 2 ये सही होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए 23 नंबर है, सूची फर्स्ट सूची से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा की सीटें दी गई हैं। अब मैं हर बार कहता हूं कि जो इस सीटें वाले क्वेश्चन है, कोई भी राज्य हो, मैं अभी बता दे, कोई भी राज्य हो, सुनिए, तो वहां आपको ध्यान रखना लोकसभा कितने सीटें हैं, राज्यसभा कितने सीटें हैं, और विधानसभा कितने सीटें, यदि विधान परिषद है वहां तो विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। तो ये इतनी सीटें आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो राजस्थान में बताइए कितने सीटें हैं, राजस्थान में कितनी सीटें हैं, तो कितनी, 10 सीटें। कितनी सीटें हैं राजस्थान में, 10 सीटें हैं। गुजरात में कितनी सीटें, गुजरात में 11 सीटें हैं। कर्नाटक में 12 सीटें हैं। पंजाब में 7 सीटें हैं। ठीक है, 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 अर्थात विकल्प नंबर ए इज राइट। विकल्प नंबर क्या सही है, विकल्प नंबर ए सही। ठीक है, चलिए अब आपको कमेंट क्या करना है, उत्तर प्रदेश में, सुनिए कमेंट करके बताइए, तो तत्काल बताना है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद कि कितनी कितनी सीटें हैं, सभी को सीट बतानी है, कितनी कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में कितनी कितनी सीटें हैं, कमेंट करके बताएं। फटाफट कमेंट करिए, अभी तुरंत तत्काल करिए कमेंट। तो जी आप पढ़ नहीं रहे हो, कमेंट करवा रहे हैं, हाँ कमेंट करिए, हम सब पढ़ लेंगे, हम पढ़ ही रहे हैं ना। चलिए हम पढ़ रहे हैं, चलिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ऐसा कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, बताइए कौन सा विधेयक है, बताएं।
साधारण संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों की समान शक्तियां होती हैं, आर्टिकल 368। ठीक है, चलिए। साधारण विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक, और कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता पहले, कौन है? धन विधेयक, अनुच्छेद 109। ठीक है, और जब वहां जाएगा 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिशें रिटर्न करना अनिवार्य है। तो सबसे ज्यादा शक्तियां धन विधेयक में कौन होती, किसके पास होती हैं? लोकसभा के पास होती है। और कोई विधेयक, सुनिए, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसकी घोषणा कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको परिभाषित करने का काम किसका होता है? कौन कहेगा कि धन विधेयक है या साधारण विधेयक है या वित्त विधेयक है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी उसको परिभाषित करने का काम किसका होता है? यह होता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। वो इसको मान्यता देने का काम कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका जो सवाल बार बार मन में कुलबुला रहा ना, सर जी कमेंट काहे नहीं पढ़ रहे हो, हम तो इतना अच्छा कमेंट कर रहे हैं और कमेंट आप काहे नहीं पढ़ रहे हो, क्या रीजन है? रीजन है अब ये वाले क्वेश्चन। चलिए, कैसे इसमें तो ऐसा कोई बातें ही लिखी है जो कमेंट ना पढ़े, कौन सी ऐसी बात लिखी है? कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ना पढ़ने के रीजन बताने वाले हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद हम रीजन बता देंगे। ठीक है, चलिए। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, पर ज्वाइंट सीटिंग अगर संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद है अनुच्छेद 108। कौन अनुच्छेद है? अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अर्थात ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है। ठीक है, कब ऐसा होता है? जब कोई विधेयक राज्यसभा में जाए, लोकसभा मनाही कर दे, या लोकसभा से जाए राज्यसभा मनाही कर दे, अर्थात दोनों में सहमति न बने। तो न सहमति, किसी विधेयक में जब सहमति नहीं बनती है, तब जो ज्वाइंट सीटिंग अर्थात जो संयुक्त अधिवेशन होता है, इसको बुलाता कौन है? इसको बुलाएगा राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर। कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। ठीक है, यदि ये नहीं है तो कौन करेगा? लोकसभा का डिप्टी स्पीकर। कौन करेगा? उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर। या डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? ठीक है, लोकसभा का तो कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति नहीं, कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। कहे तो रियल में तो देखा जाए सभापति करना चाहिए, काहे नहीं करेगा? क्योंकि सभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इस वजह से भाई राज्यसभा का, क्योंकि जो सभापति होता है वो होता है दरअसल उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ना कि इसका सदस्य। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसमें जो अध्यक्षता करता है उसका सदस्य नहीं होता? तो कौन है? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन अध्यक्षता करता है। ये तो ये बात समझ में आ गई ना? तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। जब ये नहीं है तब ये बातें आएंगी। ठीक है ना, इसीलिए देखो ये और बाकी ऑप्शन डिप्टी स्पीकर या लोकसभा का जो उपसभापति है वो ऑप्शन भी नहीं दिया है। देखिए, नहीं ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो ऐसा हो आपको न फंसे, इसलिए ऐसा है। अब ये देखिए, ये कैसे बात तो बता ही नहीं, बता रहे, बस धैर्य रखिए आप। देखो जो सिविल सर्विस के हमारे पास बैच मिल जाएंगे आपको, यूपीएससी मिल जाएगा। ठीक है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, वनडे एग्जाम में यूपीएसआई ये सभी एग्जाम क्या मिला? टीचिंग के लिए, सभी एग्जाम के लिए ये हमारा कोर्स है, ये मिल जाएंगे। और जो नोट्स है जो आप पढ़ रहे हैं, जो पीडीएफ इसकी मिलेगी द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के जो ऑफिशियल चैनल है, सॉरी चैनल नहीं, जो उनका ऐप है। और
देखिए आप लोगों के लिए जो ये क्यूआर कोड मैं जनरेट कर रहा हूं, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे, जो भी जनरेट हो रहा है इसको स्कैन कर लेंगे तो आपको ये वाली पीडीएफ तुरंत तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, नहीं बाकी ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी कहां, ऐप में जाकर। अब सर जी काहे नहीं पढ़ रहे थे, देखिए बच्चा आज 10 तारीख है ना, हाँ आज 10 तारीख है, सुबह 8 बजे मैं चला गया हूं हॉस्पिटल। तो सर जी आप क्लास भी कैसे ले रहे हैं, मैं क्लास संडे को ही रिकॉर्ड कर दिया था, आपको पता चला, समझ है आपको पता ना चला होगा, ठीक है ना। हाँ तो इसलिए मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना। हाँ इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि आपकी क्लास बाधित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ काम था इस वजह से मैं हॉस्पिटल चला आया, इस वजह से कि आपकी क्लास बाधित ना हो एक दिन पहले ही रिकॉर्ड करके आप लोगों तक मैंने पहुंचा दिया। बताइए काम ठीक था। क्लास कैसी लगी आप लोगों को, क्लास कैसी लगी, कमेंट ना पढ़ने का ये रीजन था, ठीक। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अब रियल टाइम में, इन द सेंस मिलते हैं 11 तारीख को, अरे कल अगले दिन 8 बजे हम स्वयं हाजिर रहेंगे, ठीक है। और जो आप तो कमेंट किए होंगे ना मैं पढ़ूंगा, इन पर रिव्यू दूंगा अगले दिन, ठीक है। मिलते हैं 8 बजे फिर सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।